हेलो एवरीवन, आज से हम स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक केमिस्ट्री में आगे। हमने आपको बेसिक केमिस्ट्री में केमिस्ट्री के ब्रांच बता दिए एंड उसके बाद मैंने आपको बताया था परमाणु क्रमांक याद करने का तरीका। एंड देन मैंने आपको परमाणु भार, जिसको एटॉमिक मास बोलते हैं, उसको भी मैंने आपको याद करने का तरीका बता दिया था। एंड देन मैंने आपको बताया था परमाणु के बारे में, परमाणु का मैंने बेसिक्स आपको बताया था। एंड देन परमाणु क्रमांक के बारे में मैंने आपको बता दिया था परमाणु क्रमांक क्या होता है। एंड देन बहुत सारी चीज़ें हमने आपको बताई थी। ये सब कुछ मैंने करवा ही दिया था। एंड देन आज से हम स्टार्ट करेंगे परमाणु भार। आज देखेंगे कि परमाणु भार किसे कहते हैं। आप यहाँ पे क्लियरली परिभाषा लिखी गई है, इसको आप यहाँ से देख सकते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और इसका मात्रक आगे लिखा गया, इसका मात्रक परमाणु द्रव्यमान इकाई है। परमाणु द्रव्यमान इकाई को संक्षिप्त रूप में एएमयू, दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, या एकीकृत द्रव्यमान, दैट मीन्स यूनिफाइड मास से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम आपको अच्छे से बताते हैं। अब परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा आप यहाँ से ध्यान से देख लें, इसको नोट भी कर सकते हैं आपकी। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। अब यहाँ पे हमने आपको बताया था, जिससे मैंने आपको बताया था कि हम एक अगर परमाणु का स्ट्रक्चर बनाएं, हमने आपको बताया था यहाँ पे अगर हम परमाणु का स्ट्रक्चर बनाएं, मान लीजिए ये क्या है, परमाणु का नाभिक है। हम मान रहे हैं कि ये क्या है, परमाणु का नाभिक है। हम यहाँ पे परमाणु का नाभिक बना लिए हैं, परमाणु का नाभिक, दिस इज, मान लें ये क्या है, परमाणु का नाभिक है। एंड परमाणु के नाभिक के चारों तरफ कुछ निश्चित ऊर्जा की कक्षाएं उपस्थित होती हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, निरंतर यहाँ पे चक्कर लगाते रहते हैं। अब यहाँ पे देखिए परमाणु का नाभिक, मैंने आपको परिभाषा में बताया कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित। अब आप बताएं कि जो परमाणु होता है, परमाणु के घटक कौन कौन से होते हैं। इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। दैट मीन्स परमाणु इतने कणों से, मूल कणों से मिलकर बना होता है। एंड ये मूल कण कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया है, जहाँ पे हमने आपको परमाणु का इंट्रोडक्शन दिया था। एंड देन यहाँ पे हमने आपको बताया इलेक्ट्रॉन जो होते हैं निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होते हैं। परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण उपस्थित होते हैं, मूलकण, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमने अभी अभी आपको बताया है कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं, कि परमाणु, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं, परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान को कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। यही तो अभी बताया गया कि परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान किसी भी नाभिक के, किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है, योग होता है। अब यहाँ पे अगर हम बताएं कि जैसे आपको दे दिया जाए, यहाँ पे सोडियम है, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 23 होता है। सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है, परमाणु क्रमांक 11 होता है। अब इसमें से मैंने आपको बता दिया था इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना, प्रोटॉनों की संख्या निकालना, एंड आपको बता दिया था परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 11 है। हमने आपको बताया था परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, मैंने आपको परमाणु क्रमांक की परिभाषा भी बता दी थी। परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, आपको मालूम ही है कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। मैंने आपको बताया था किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की समस्त संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक अगर इसका 11 है, परमाणु क्रमांक को हम किससे प्रदर्शित करते थे, Z से। तो अगर परमाणु क्रमांक 11 है तो प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी होगी, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 ही होगी। एंड मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि किसी भी उदासीन परमाणु में, उदासीन परमाणु का मतलब उस परमाणु के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो उदासीन परमाणु में मैंने आपको बताया था प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। अगर प्रोटॉनों की संख्या 11 है इसमें, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी होगी, 11 ही होगी, क्योंकि सोडियम तो यहाँ पे न्यूट्रल है ना, इसके ऊपर कोई सा भी चार्ज नहीं है, तो न्यूट्रल सोडियम का एटम है ये। अब ये आपको मालूम चल गया। अब यहाँ पे एटॉमिक मास कैसे, एटॉमिक मास किसका योग होता है, किसका सम होता है, प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या के। प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अब यहाँ पे हमको एटॉमिक मास पता है, दैट मीन्स कितना है, 23 इक्वल प्रोटॉनों की संख्या भी अभी हमने निकाला है, सोडियम में कितने हैं, 11। हमको न्यूट्रॉनों की संख्या नहीं पता है, तो हम न्यूट्रॉनों की संख्या यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। अभी ये 11 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा, 23 माइनस 11 इक्वल टू n, दैट मीन्स न्यूट्रॉनों की संख्या। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 23 में से अगर हम 11 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 12। दैट मीन्स सोडियम के एटम में कितना होता है न्यूट्रॉनों की संख्या, 12। हम यहाँ से न्यूट्रॉनों की संख्या ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया
सो आप यहाँ से देख सकते हैं एंड यहाँ पे आप और भी देख सकते हैं कि मैंने कैसे क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा गया है ना कि किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई। परमाणु द्रव्यमान इकाई को संक्षिप्त रूप में AMU, दैट मीन्स अभी मैंने बताया ना कि परमाणु द्रव्यमान इसका कितना होता है? 23 होता है। 23 AMU लिख सकते हैं, 23 AMU एटॉमिक मास यूनिट, या फिर 23U दैट मीन्स यूनिफाइड मास, ऐसा लिखा जा सकता है। एंड आप यहाँ पे देखें तो परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होता है। सो परमाणु द्रव्यमान बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। अभी ये देखें यहाँ पे, और ये क्या है? 23 क्या है? परमाणु द्रव्यमान है। परमाणु द्रव्यमान को मैंने बताया ए से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से, इसको डिनोट करते हैं। एंड यहाँ पे 11 क्या है? ये परमाणु क्रमांक है जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। जेड किसको प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक को। और मैंने आपको बताया है उदासीन परमाणु हो तो परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों की संख्या के। एंड उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। एंड देन एक नया टॉपिक मिलता है हमें, आणविक द्रव्यमान, या फिर इसे मोलर द्रव्यमान, मोलर मास भी बोलते हैं इसे, आणविक द्रव्यमान को। सो आणविक द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। अभी हम आपको इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। आणविक द्रव्यमान को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, जिसको मोलर मास भी कहा जाता है। अणुभार भी इसे बोलते हैं। अणुभार, आणविक द्रव्यमान या फिर मोलर मास। अणुभार, आणविक द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान। अणुभार, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, ये सब एक चीज़ हैं जिन्हें कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। हमने यहाँ पे नहीं लिखा है इन सब के तीनों नाम, आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अणुभार, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान। सो अणुभार, आणविक द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। इसे अब हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, आणविक द्रव्यमान या फिर मोलर द्रव्यमान। सो सबसे पहले हम इसको इरेज करते हैं एंड देन उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं मोलर द्रव्यमान या फिर आणविक द्रव्यमान। सो अब हम स्टार्ट करते हैं मोलर मास। मोलर मास हमने आपको बताया मोलर मास किसे कहते हैं। मोलर मास को कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। सो मोलर मास, अब हम इससे स्टडी करने वाले हैं। मोलर मास कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। ये सम होता है, ये सिग्मा। सिग्मा का मतलब क्या होता है? सम होता है किसका? एटॉमिक मास का। ये किसका सम होता है? एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास को हम कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं, आप सब जानते हैं। इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कैपिटल M इक्वल टू सम ऑफ सिग्मा, दैट मीन्स सिग्मा ऑफ ए। ठीक है। सो इसको ये बोलते हैं। अब हमने आपको बताया ये क्या होता है? एटॉमिक मास। हमने आपको एटॉमिक मास पहले से ही याद करवा दिया है, आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। एटॉमिक मास मैंने 30 तक आपको याद करवाया है, कैसे क्या याद करेंगे। एडिशनली आपका 2-3 और याद कर लीजिए, बस उसके आगे और कुछ याद नहीं करना। एडिशनली जैसे बोलें तो आपको याद कर लेना पड़ेगा जी, सिल्वर का आप याद कर लें कि सिल्वर का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है? सिल्वर का एटॉमिक मास होता है 108। एंड आयोडीन का होता है, सिल्वर का 47 होता है एटॉमिक नंबर, आयोडीन का 53 होता है एटॉमिक नंबर। एंड इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 127 इसका होता है एटॉमिक मास। एंड आप और हम गोल्ड का याद कर लें। गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है 79 एंड इसका एटॉमिक मास होता है 197। आप इसको ऐसे याद रखें एंड इतना आपको एडिशनली याद रखना पड़ेगा। एंड इतना याद कर लेंगे आप मैक्सिमम कर ले जाएंगे। एंड देन उसके बाद हम अब इसके ऊपर एग्जांपल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी परमाणुओं के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो सिग्मा का मतलब योग ही होता है, सम होता है। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं हम, मान लीजिए हमको निकालना है फाइंड आउट दी मोलर मास ऑफ CO2। हमको कहा गया मोलर मास ऑफ CO2 का मोलर मास फाइंड आउट करिए। सो हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? मैंने अभी आपको बताया, ये वाला नियम लगा देंगे, ये वाला। सो आपको मोलर मास यहाँ पे मालूम चल जाएगा। सो मोलर मास ऑफ CO2 इक्वल टू सिग्मा ऑफ C+2 इंटू एक ऑक्सीजन। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन। अब यहाँ पे देखें, सो यहाँ पे कार्बन का जो परमाणु भार होता है, एटॉमिक मास कितना होता है कार्बन का? 12 + 2 इंटू एक ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16। तो इतना आ जाएगा ये 12 एंड 32 44। इन सब का सम करेंगे 44 आ जाएगा। इसे हम U से प्रदर्शित कर सकते हैं, U या फिर यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट।
या तो यूनिफाइड मास या फिर एटॉमिक मास यूनिट हम बोल सकते हैं। 44 U, दैट मीन्स 44 यूनिफाइड मास, 44 एटॉमिक मास यूनिट। सो ये हुआ, हमने मोलर मास निकाल लिया कार्बन डाइऑक्साइड, दैट मीन्स CO2 का। अब ऐसे ही मोलर मास हम निकालते हैं H2O का। किसका? H2O का। तो सबसे पहले इसको हम मिटाते हैं एंड देन उसके बाद आपको निकालते हैं। अब हम एटॉमिक मास फाइंड आउट करते हैं H2O का। सॉरी, एटॉमिक मास नहीं, मोलर मास हमको फाइंड आउट करना है H2O का। सो यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, मल्टीपल कर देंगे 2 से, प्लस कितने ऑक्सीजन है? एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 16, कितना आया? 18। सो 18 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। सो एटॉमिक इसका मोलर मास कितना हो जाएगा H2O का? 18 यूनिफाइड मास या फिर 18 एटॉमिक मास यूनिट। सो ये हो गया। एंड देन उसके बाद हम फाइंड आउट करते हैं अमोनिया का। NH3 का मोलर मास हम फाइंड आउट करते हैं। अब इसका मोलर मास कैसे फाइंड आउट होगा? सो अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबका जो एटॉमिक मास है, सबके एटॉमिक मास का हम सम कर देंगे तो हमको मोलर मास फाइंड आउट हो जाएगा। सो इसका नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है? नाइट्रोजन का एटॉमिक मास, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1। लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट हैं? 3 हाइड्रोजन, 3 से मल्टीपल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा 14 + 3 = 17। सो 17 एटॉमिक मास यूनिट या फिर U, दैट मीन्स यूनिफाइड मास। सो जो मोलर मास है अमोनिया का वो कितना आएगा? 17। अब ऐसे ही हम फाइंड आउट करते हैं H2SO4 का। H2SO4, अब H एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 2 हाइड्रोजन, 2 से मल्टीपल हो जाएगा, प्लस सल्फर का जो एटॉमिक मास होता है 32 होता है, प्लस एक ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है? 16। लेकिन यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 4, 4 से यहाँ पे क्या हो जाएगा? मल्टीपल। अब इन सब का आप पूरा सॉल्व कर लेंगे। 2 × 1 = 2 + 32 प्लस 16 × 4 = 48, सॉरी 64। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा? इसका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 98। आप इसको 98U लिख सकते हैं या फिर 98 एटॉमिक मास यूनिट लिख सकते हैं, दोनों सही है। तो आप इसका सम करके देख सकते हैं, ये हो जाएगा 34 एंड 64, 448 639, 98 आ गया इसका एटॉमिक मास यूनिट H2SO4 का। सो उम्मीद है आपको समझ आया होगा। उसके बाद हम आगे कुछ लेते हैं कंपाउंड। इसे मान लें हमारे पास है CH3COOH। CH3COOH, मैंने एक रासायनिक सूत्र वाला वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने आपको बताया है कि इसको क्या बोलते हैं। इसे बोलते हैं एसिटिक एसिड या फिर विनेगर भी इसे बोलते हैं। इथेनोइक एसिड, इसका IUPAC नाम है, इथेनोइक एसिड। अब हम इसका मोलर मास निकालेंगे। इसका मोलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12, प्लस एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है। लेकिन यहाँ पे कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन का 3 हो जाएगा, प्लस एक कार्बन का 12, एंड यहाँ पे एक ऑक्सीजन का 16, दूसरे ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे इसको हम मिटा दें एंड देन उसके बाद देखें एक हाइड्रोजन है तो यहाँ पे लिख लें 1। अब आप इसका टोटल सम करेंगे तो यहाँ पे 12 3 12 12 24 24 3 27 16 16 32 60 आ जाएगा। सो इसका एटॉमिक मास यूनिट 60 एटॉमिक मास यूनिट या फिर 60U, यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं। एंड अब हम कुछ और ऑर्गेनिक कंपाउंड देख लेते हैं या फिर कुछ ऐसे ही केमिकल नेम। आपसे पूछा जाए C2H5OH का मोलर मास बताइए। सो इसका मोलर मास कैसे निकालेंगे आप? इसका मोलर मास निकालने के लिए सबका योग कर देंगे, सबकी एटॉमिक मास का। अब कार्बन एक कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 प्लस। लेकिन यहाँ पे कितने कार्बन है? प्लस नहीं लगाएंगे। कितने कार्बन है? 2 कार्बन, तो मल्टीपल कर देंगे 2 से, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है। कितने हाइड्रोजन? 5, 5 हाइड्रोजन के लिए 5 हो गया। उसके बाद प्लस एक ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 हो जाएगा एटॉमिक मास। सो इन सब का आप योग कर देंगे, कितना आ जाएगा? 24 + 5 + 17,
इनका आप योग कर लें, कितना आ जाएगा 46 एटॉमिक मास यूनिट या AMU, दैट मीन्स यूनिफाइड मास भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। एंड देन अगला हम कंपाउंड देखते हैं। मान लिया हम अगला कंपाउंड HCl लेते हैं। अगला कंपाउंड हमने लिया HCl। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5। इसका आ जाएगा मोलर मास 36.5 AMU या फिर U। सो ये हो गया HCl का। ऐसे हम देखते हैं NaCl का। NaCl सोडियम का एटॉमिक मास यूनिट कितना होता है 23 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5 आ जाएगा। इधर को इसका आ जाएगा 58.5 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, ये हो जाएगा इसका। सो अब इसको इरेज करते हैं। अगला हम कंपाउंड लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का हमको बोला जाए मोलर मास निकालिए। सो इन सब का जो एटॉमिक मास है इनका हम सम कर लेंगे। कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना आता है 40 प्लस कार्बन का 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। यहाँ कितने ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे 3 से मल्टीपल हो जाएगा। फिर 40 प्लस 12 प्लस 48। अब इन सब का मल्टीपल कर लेंगे 0 4 4 8 9, कितना आ जाएगा 100। सो 100 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, ये हो गया। एंड देन इसके बाद हम देखते हैं कैल्शियम क्लोराइड का CaCl2। इसका मोलर मास निकालेंगे। कैल्शियम का 40 प्लस एक क्लोरीन का 35.5। इतने क्लोरीन 2 क्लोरीन 70 40 एंड इनका करेंगे तो कितना आएगा 71। 111 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, इतना आ जाएगा। एंड देन अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम का कितना होता है 40 एंड ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16। 40 और 16 कितना आ जाएगा 56 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। एंड अगला हम देखते हैं अगला क्या है अगला हम निकालते हैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है C6H12O6। ये क्या है ग्लूकोज। अब इसका एटॉमिक मास यूनिट, सबका एटॉमिक मास यूनिट का सम कर देंगे तो हमको मोलर मास निकल जाएगा ग्लूकोज का। सो कार्बन कितने हैं यहाँ पे 6, तो 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का एक होता है कितने हाइड्रोजन 12 प्लस ऑक्सीजन का 16। कितने ऑक्सीजन है 6 ऑक्सीजन। सो आप इन सब का अगर यहाँ पे सम करेंगे तो आ जाएगा आपको यहाँ पे मिलेगा 180 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। सो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। आगे कुछ और कंपाउंड देखते हैं। अगला कंपाउंड हम लेते हैं सुक्रोज। सुक्रोज क्या होता है C12H22O11। दिस इज सुक्रोज एंड इसका हमको मोलर मास फाइंड आउट करना है। तो इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप, कितने यहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है कितना होता है 12 होता है, लेकिन कितने कार्बन है यहाँ पे 12 कार्बन 12 से मल्टीपल हो जाएगा प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन 22 मल्टीपल हो जाएगा। एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है 11 11, तो यहाँ पे 11 से मल्टीपल हो जाएगा। इन सब का आप सम करेंगे तो आपको 342 मिलेगा इसका एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। सो इतना हो गया। एंड देन उसके बाद हम देख लेते हैं AgCl सिल्वर क्लोराइड का। इसका देख लेते हैं। अब Ag का जो एटॉमिक मास होता है हमने अभी अभी आपको बताया है। सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है 108 प्लस क्लोरीन का कितना होता है 35.5। सो इनका आप योग कर लेंगे, इनका सम करेंगे तो आ जाएगा 143.5 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। AgNO3 अब इन सब का करेंगे तो सिल्वर का कितना होता है एटॉमिक मास 108 प्लस नाइट्रोजन का 14 प्लस एक ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन 3 से मल्टीपल हो जाएगा। इन सब का आप यहाँ पे मल्टीपल करके इनका सम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 170 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, इतना आ जाएगा। उसके बाद है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। सो अब इसका निकालेंगे तो इसका कैसे निकाल सकते हैं। सल्फर का एटॉमिक मास 32 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 मल्टीपल हो जाएगा 2 से कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है 32 प्लस 32 कितना आ जाएगा 64।
एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। एंड देन नेक्स्ट है HI, आयोडिक एसिड। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए आप कितने हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड है, सॉरी हाइड्रोजन आयोडाइड का आप यहाँ पे देखेंगे तो इसका मोलर मास आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1 प्लस आई, दैट मीन्स आयोडीन। आयोडीन का मैंने आपको यहाँ पे बताया है 127 एटॉमिक मास। सो योग कर लेंगे 128 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। ठीक है, तो इतना हो गया। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कुछ और कंपाउंड्स के। आप यहाँ से नोट भी कर सकते हैं, तो अच्छा होगा कि आप यहाँ से नोट कर लें। तो जी अब हम एटॉमिक मास फाइंड आउट कर लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम का। प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम का मैंने आपको फार्मूला बता दिया है, जो फार्मूला का वीडियो हमने डाला था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस को बोलते हैं POP, एंड जिप्सम हम लिख लेते हैं यहाँ पे जिप्सम। ठीक है, इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस का सबसे पहले हम फार्मूला देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हमको निकलेगा क्या, मोलर मास। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला होता है CaSO4 हाफ H2O, एंड जिप्सम का होता है CaSO4 2H2O। सो ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम। सो जिप्सम का हमको निकालना है मोलर मास। मोलर मास निकालना है आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का, सबसे पहले निकाल लेते हैं POP का। सो क्या होगा, ये एटॉमिक मास का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, तो हमको प्लास्टर ऑफ पेरिस का मोलर मास फाइंड आउट हो जाएगा। सो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे इसको, इसका अगर केमिकल नेम पूछा जाए तो इसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। हेमी का मतलब हाफ होता है, ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का हम मोलर मास निकालते हैं। सो कैल्शियम का कितना होता है, एटॉमिक मास 40 होता है। एंड देन उसके बाद सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, प्लस एक ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, एक ऑक्सीजन का होता है 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन, 4 से मल्टीपल हो जाए। अब यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब यहाँ पे इंटू बोला जाता है, तो आप लोग यहाँ पे इंटू कर देते हैं, बट यहाँ पे इंटू नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा प्लस। इंटू यहाँ पे भले से डॉट आया इंटू बोला जाता है, बट यहाँ पे इंटू नहीं होगा, प्लस होगा। उसके बाद हाफ ऐसा का ऐसा लिख दें। एंड H2O का मोलर मास हमने आपको निकाल के बताया है। H2O का मोलर मास कितना होता है, एक हो गया हाइड्रोजन के लिए 2 प्लस ऑक्सीजन के लिए 16, कितना आ जाएगा 18 एटॉमिक मास यूनिट। 18 होता है, डायरेक्टली आप यहाँ पे कितना रख दें, 18 रख दें। सो अब यहाँ पे मल्टीपल हो जाएगा, हाफ इंटू H2O है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब यहाँ पे इस पूरे को आप सॉल्व कर लें। सो 40 और 32 वॉट 72 प्लस 64 प्लस, अब यहाँ पे देखें 2 9 सा 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 1 सा 9, एंड यहाँ पे आ जाएगा 145। POP का कितना आ जाएगा यहाँ पे, एटॉमिक मास यूनिट नहीं सॉरी, मोलर मास कितना आ जाएगा 145 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास। ये हो गया। उसके बाद हम देखते हैं अब जिप्सम का। अब हम मोलर मास निकाल लेते हैं जिप्सम का अभी अभी हमने आपको फार्मूला बताया है। सो जिप्सम का फार्मूला क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू 2H2O। कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। डाई हमने क्यों बोला, देखिए अगर मोनो वर्ड आ जाए तो इसका मतलब एक होता है, हेमी आ जाए इसका मतलब आधा होता है। हेमी हाइड्रेट हमने किसके केस में बोला था, अभी प्लास्टर ऑफ पेरिस में हमने बोला था हेमी हाइड्रेट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाफ था, ऐसे हाफ 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 का मतलब आधा होता है, इसलिए हमने लगाया था हेमी हाइड्रेट। अब यहाँ पे हम मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब 2 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है, हेक्सा का मतलब 6 होता है, हेप्टा का मतलब 7 होता है। सो ऐसे ही हमने आपको बताया था। तो ये क्या हो गया, डाई, डो का मतलब डाई डाई, और H2O के लिए कौन से वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, हाइड्रेट। तो ये क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट किस में होता है, धावन सोडा में। सो ये क्या हो गया, तो ये क्या हो गया डाई हाइड्रेट, क्या हो गया ये डाई हाइड्रेट। तो ये क्या है, इसका केमिकल नेम क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट डाई हाइड्रेट। अब इसका निकाल लेते हैं मोलर मास। कैल्शियम का कितना होता है 40 प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन 4 से मल्टीपल हो जाएगा। और यहाँ पे इंटू है तो यहाँ पे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, एंड 2 इंटू, अब यहाँ पे इंटू होगा कितने H2O, कितने एक H2O है, H2O का एटॉमिक मास मोलर मास कितना आता है, सॉरी मोलर मास कितना आता है 18 आता है। सो यहाँ पे 18 एंड 2, यहाँ पे पूरा सॉल्व कर लेंगे, 72 प्लस 64 36।
इन सब का आप क्वेश्चन कर लें तो आ जाएगा 172। कितना आएगा? 172 एटॉमिक मास यूनिट या फिर यूनिफाइड मास, एटॉमिक मास यूनिट या यूनिफाइड मास। सो आपको ये पूरा समझ आया होगा। अब इन सब के ऊपर हम जो है कि हमने आपको निकालना बताया ना न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इस पर हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। हमने आपको आणविक द्रव्यमान या फिर अणुभार मोलर द्रव्यमान निकालना अच्छे से बता दिया है। अब हम इलेक्ट्रॉनों, प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों की संख्या अच्छे से ज्ञात कर लेते हैं। लास्ट एक बचता है फिटकरी का, उसका भी हम मोलर मास यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। फिटकरी का सबसे पहले इसको एलएम भी बोलते हैं, पोटाश एलएम भी बोलते हैं फिटकरी को। इसका फॉर्मूला होता है K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस इंटू 24H2O। सो ये क्या होता है? पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इसको बोलते हैं पोटाश एलम। इसको क्या बोलते हैं? पोटाश एलम भी बोलते हैं। अब यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितने पोटेशियम है यहाँ पे? एक पोटेशियम का मैंने आपको बताया 39 होता है। 39 इंटू कितने पोटेशियम है? 2 पोटेशियम प्लस सल्फर कितने हैं? एक है, तो 32 प्लस ऑक्सीजन का 16। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन? 4 ऑक्सीजन प्लस करेंगे यहाँ पे। एल्यूमिनियम का होता है 27 इंटू 2। एंड देन उसके बाद सल्फ़र का कितना हो जाएगा? सल्फ़र का हो जाएगा 32। बट यहाँ पे कितने सल्फ़र हैं? 3 सल्फ़र हैं। 3 सल्फ़र के लिए यहाँ पे प्ले करेंगे 32 इंटू 3 प्लस ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 इधर को, 3 इधर को, 4 दिया 12, 16 गुड़े 12। और यहाँ पे क्या कर देंगे? प्लस 24 इंटू 18। अब इन सब को आप सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा 948 AMU या फिर U। AMU दैट मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, U फॉर यूनिफाइड मास। आपको ये पता चल जाएगा कि कितना आता है। सो आप इसको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर लें। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आपको आंसर बता दिया है। सो आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम आ रहा हो, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आपको ज़रूर उसका आंसर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। हम फाइंड आउट कर लेते हैं। मान लीजिए मैग्नीशियम दिया गया है। मैग्नीशियम में आपको बोला जाए कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एंड प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या एंड इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक को जेड से डिनोट करते हैं। परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान फाइंड आउट करिए। सो सबसे पहले मैंने आपको याद करवा दिया है 2 चीज़ें, परमाणु क्रमांक, परमाणु द्रव्यमान। परमाणु क्रमांक मैग्नीशियम का कितना होता है? 12 होता है। कोई मैगी बार बार खाएगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद जो इसका एटॉमिक मास होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान होता है, कितना आता है? मैग्नीशियम का 24 आता है। इतना 2 चीज़ें हमको पता चल गई। जेड कितना है यहाँ पे? 12 है। एटॉमिक मास इसका कितना है? 24 है। ये भी पता चल गया। एंड देन अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले हम प्रोटॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे। प्रोटॉनों की संख्या कैसे आप ज्ञात कर सकते हैं? हमने आपको परमाणु क्रमांक की परिभाषा बताई कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को ही क्या कहते हैं? हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक इसका कितना है? 12 है। तो इसका प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। और हमने आपको एक चीज़ बताया है कि उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है, ठीक है। तो अगर प्रोटॉनों की संख्या 12 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी आ जाएगी? 12 आ जाएगी। एंड देन उसके बाद हम देखिए, हमको प्रोटॉनों की संख्या कितनी मिल गई? 12 मिल गई। 12। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना मिल गया? 12, 12। अब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या हमको फाइंड आउट करना है। हमने आपको बताया परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान किसे कहते हैं? किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को, प्रोटॉनों तथा न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान कितना आया है? 24 आया है। इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या हमें यहाँ से मिल गई। प्रोटॉनों की संख्या में कितना मिला? 12 मिला। प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हमें फाइंड आउट करना है। सो न्यूट्रॉनों की संख्या आप यहाँ से निकाल सकती हैं। ये 12 इधर प्लस में है, इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 24 माइनस 12 इक्वल टू n। और n का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा कितना? 12। दैट मीन्स मैग्नीशियम में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 12 है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन सबका मान यहाँ पे आपको पता चल गया। ऐसे ही इसी तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें निकाल सकते हैं। इसे आपको यहाँ पे एल्यूमिनियम का एग्जांपल लिया जाए। एल्यूमिनियम में अगर हम पूछें कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इसका परमाणु क्रमांक बताएं, इसका परमाणु द्रव्यमान बताएं। सो परमाणु क्रमांक हमने याद करवाया था, एल्यूमिनियम का 13 होता है परमाणु क्रमांक। एंड इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 27 होता है। तो यहाँ से 2 चीज़ें निकल गई। एक तो परमाणु क्रमांक निकल गया कितना? 13। एंड इसका परमाणु द्रव्यमान कितना निकल गया? 27। जब परमाणु क्रमांक निकल गया तो परमाणु प्रोटॉनों की संख्या भी निकल जाएगी। प्रोटॉनों की संख्या ये क्या होती है? परमाणु क्रमांक। तो प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब आपको बताए हैं कि उदासीन परमाणु में
आपको बताया गया है उदासीन परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉनों की संख्या अगर 13 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। अब निकालना है न्यूट्रॉनों की संख्या। हमने आपको बताया परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर होता है? प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की योगफल के बराबर होता है। सो परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे कितना आया है? 27 आया है, प्लस इक्वल टू सॉरी। अब यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या हमें कितने ज्ञात हुई है? 13 ज्ञात हो गया है, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हमें फाइंड आउट करना है। सो न्यूट्रॉनों की संख्या आप यहाँ से निकाल सकते हैं। 13 इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 27 माइनस 13 इक्वल टू, न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी 14। सो न्यूट्रॉनों की संख्या एल्यूमिनियम में कितना आया? 14 आ गया। सो आपको ये जो न्यूट्रल एटम दिए जा रहे हैं यहाँ से आप ज्ञात कर सकते हैं कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है। सो आपको ये सब ज्ञात हो जाएगा। एंड अब आगे हम बताते हैं आपको कि आगे कैसे क्या होगा। अब हम ज्ञात कर लेते हैं आयंस में। अभी हमने ज्ञात किया है यहाँ पे न्यूट्रल परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों की संख्या। अब हम जैसे हमको आयंस दे दिए जाए, मान लीजिए हमें दे दिया है सोडियम आयन। सोडियम आयन, अब सोडियम आयन कैसे बनता है? आप लोग जानते होंगे सोडियम धातु है, और आप लोगों को कभी ना कभी ये परिभाषा कहीं ना कहीं आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि धातुएं क्या करती हैं? इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके धनायन बनाती हैं। तो धनायन किसी के ऊपर, ये पॉजिटिव चार्ज है, धनायन किसी के ऊपर कब आता है? जब कोई इलेक्ट्रॉनों का त्याग करे। तो सोडियम और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ? अगर यहाँ पे एक प्लस है तो इसका मतलब है एक ही इलेक्ट्रॉनों का त्याग हुआ होगा। सोडियम क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देगा। अब ये कैसे? मान लीजिए सोडियम परमाणु है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन का यहाँ से त्याग करेगा। अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है, तो क्या बन जा रहा है यहाँ पे? Na प्लस, सोडियम प्लस बन जा रहा है। अब ये कंफ्यूज ना हो, जैसे यहाँ पे हमने माइनस में लिखा है, माइनस का मतलब यहाँ से निकल रहा है, सोडियम में से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? अलग हो रहा है, निकल रहा है यहाँ से, इसलिए मैंने इस साइड में माइनस लगाए हैं। अगर आप इस रिएक्शन को ऐसा लिखना चाहें, Na प्लस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मैंने माइनस में लिखा है, जब इस एक इलेक्ट्रॉन को इस साइड में ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? +1 इलेक्ट्रॉन, ऐसा भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे क्या किया? सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को अपने से बाहर निकाल दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया है? Na प्लस सोडियम आयन बन गया है। ऐसे ही मान लें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर आप देखते हो कि 2+ होता है। अब ये कैसे आता है? मैग्नीशियम भी धातु है। मैग्नीशियम क्या करता है? अपने से क्या करता है? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर त्याग देता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर क्या बना लेता है? Mg2+, दैट मीन्स मैग्नीशियम आयन बना लेता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को चाहें तो आप इस साइड में प्लस में करके लिख सकते हैं Mg, और यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे Mg2+, और इधर माइनस में था, अगर हम इस साइड लाना चाहें इलेक्ट्रॉन तो इस साइड में प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो क्या करता है? मैग्नीशियम और सोडियम ने आयन बनाए हैं। पॉजिटिव आयन कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है। अब यहाँ पे देखें, सोडियम आयन बना तो इसमें क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हो गया है। सोडियम आयन में क्या हुआ है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग हुआ है। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताइए, प्रोटॉनों की संख्या बताइए, न्यूट्रॉनों की संख्या बताइए, इसका एटॉमिक नंबर बताइए, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर बताइए। तो अब इसमें कैसे निकालेंगे आप? तो आपको यहाँ पे देखें, यहाँ पे डिफरेंस कुछ नहीं आने वाला है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक कितना आएगा इस सोडियम का? 11। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? होता है 11। परमाणु क्रमांक कभी नहीं बदलेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 23। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23। एंड न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी आ जाएगी? ये भी हम देख लेते हैं। सबसे पहले इधर देखेंगे। अब इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी होंगी? प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे 11 ही होगी। क्यों? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या ही क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है ना। किसी भी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो प्रोटॉनों की संख्या नाभिक में उपस्थित होती है। तो सोडियम, अब यहाँ पे हम पूछें प्रोटॉनों की संख्या 11 है तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या 11 होगी? नहीं। मैंने आपको ये बताया है कि आवेश रहित परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है। लेकिन अब यहाँ पे सोडियम आवेश रहित परमाणु तो रहा नहीं, सोडियम आयन है। ये सोडियम आयन आवेश रहित नहीं रहा, सोडियम आयन हो गया। आयन का मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई चार्ज आ गया है, अभी आवेशित हो गया है। आवेशित परमाणुओं में प्रोटॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर नहीं होती है। अगर परमाणु आवेश रहित है, उसके ऊपर कोई भी आवेश नहीं है, तब वहाँ पर इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर होगी। लेकिन अगर परमाणु आवेशित हो गया है, परमाणु के ऊपर कोई सा भी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव चार्ज आ गया है, तब उसमें इलेक्ट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बराबर नहीं होगी। अब यहाँ पे देखें, जब यहाँ पे सोडियम था तो सोडियम में कितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन? सोडियम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी थी? 11। सॉरी, प्रोटॉनों की संख्या भी 11 थी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 11 थी। लेकिन अब सोडियम ने क्या किया है? इसमें क्या हुआ है? सोडियम ने क्या किया है? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है। सोडियम ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया। हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 11 इलेक्ट्रॉन थे। हमने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर दिया, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन घट गया, तो बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 10 इलेक्ट्रॉन। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं?
10 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया है ना। आप सोचेंगे कि यहाँ पे प्रोटॉनों की संख्या भी 10 ही होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। तो कभी भी जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं में से प्रोटॉनों की संख्या का त्याग नहीं होता है कि प्रोटॉन नहीं त्यागे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं। प्रोटॉन तो नाभिक में उपस्थित होता है और इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर निश्चित ऊर्जा की कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। सो इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, प्रोटॉनों का त्याग नहीं होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाती है। तो जैसे यहाँ पे सोडियम ने क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लिया है। सोडियम के पास पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब 1 इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो उसके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। जैसे मान लें आपके पास 11 रुपए थे, 11 रुपए में से 1 रुपए का आपने कोई सा भी कैंडी खा लिया, तो 1 रुपया आपके 11 रुपए में से 1 रुपया घट गया, तो आपके पास बचे कितने रुपए, 10 रुपये बचे। तो वैसे ही कहानी यहाँ पर भी है। सोडियम के पास पहले कितने रुपए थे, 11 रुपए थे, तो सोडियम ने अपना 1 रुपया खर्च कर दिया, 1 रुपया अपना खर्च कर दिया, तो सोडियम के पास बचे कितने, 10 रुपए। तो वैसे ही यहाँ पर भी है, सोडियम के पास पहले थे 11 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम ने त्याग कर दिया, तो बचे कितने, 10 इलेक्ट्रॉन। सो सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या हमने ज्ञात करना आपको बताया है। एटॉमिक जो मास होता है इक्वल टू, यहाँ पे क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। सो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पे कितनी है, 11 है, और एटॉमिक मास इसका कितना है, 23 है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। न्यूट्रॉनों की संख्या आप यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर कितना हो जाएगा, 23 माइनस 11 इक्वल टू 12। सो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12। सो कुछ भी चेंज नहीं होना है, चेंज क्या हो जाना है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आयंस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की संख्या चेंज हो जाएगी। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो रहा है, तो वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जा रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाएगी। जैसे हम आपको एग्जाम्पल दें, क्लोरीन। क्लोरीन आपने देखा होगा, क्लोरीन आयन आपने देखा होगा, क्लोरीन आयन Cl माइनस। अब कोई भी चार्ज माइनस में कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए हम अगर हम क्या करें, हम यहाँ पे 1 रुपये किसी से पैसा उधार ले लें। मान लीजिए हम क्लोरीन है, और क्लोरीन पहले तो क्लोरीन उदासीन होता है। अब इसके ऊपर माइनस का चार्ज कैसे आएगा, जब ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण कर लेगा, तो क्या बन जाएगा, Cl माइनस। जैसे अगर हम आपसे 5 रुपये ले लें, तो हम क्या बोलेंगे कि हम 5 रुपये ऋणी हैं आपसे, हमारे ऊपर 5 रुपये का कर्ज है, ठीक है। तो क्लोरीन कितने रुपए का, कितने इलेक्ट्रॉन का कर्जी है, 1 इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। तो क्लोरीन, अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे प्लस में इलेक्ट्रॉन लिखे हैं, अगर इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ना दर्शाना चाहें, इस साइड दर्शाना चाहें, तो हम ऐसे दर्शा सकते हैं। क्लोरीन किस में बदल रहा है, क्लोराइड आयन में, और ये क्या किया है, 1 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण किया है, 1 इलेक्ट्रॉन। इस साइड में प्लस थे तो इस साइड में आएगा तो माइनस में हो जाएगा। ऐसे ही आपने देखा होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो ग्रहण करके क्या बना लेगा, O2 माइनस, ये बना लेगा। सो अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन हम प्लस में ना लिखकर उस साइड में माइनस में भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लगाएंगे O2 माइनस, और इधर 2 इलेक्ट्रॉन, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे कौन सा केस होने वाला है, अब यहाँ पे अगर पूछा जाए क्लोरीन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, सो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, 17 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जानते होंगे क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17, और परमाणु क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या भी 17 होती है। जैसे आप इसको देख लें, जैसे मान लें क्लोरीन है, क्लोरीन में अगर हम पूछें इसमें क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है, और इसका परमाणु द्रव्यमान 35.5 होता है। तो इसमें हम पूछें कि प्रोटॉनों की संख्या, सबसे पहले Z, परमाणु क्रमांक इसका कितना है, 17 है। परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है, प्रोटॉनों की संख्या के, 17 हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, तो ये भी 17 हो गया। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी इतनी हो गई। अब न्यूट्रॉनों की संख्या आप ज्ञात ही कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, 18.5। कैसे कि A बराबर कितना होता है, P प्लस N, तो N का मान हमको ज्ञात करना है। A बराबर कितना है, 35.5। प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, 17, प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या हमको ज्ञात करना है। न्यूट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा, 35.5 माइनस 17, कितना आ जाएगा, 18.5। न्यूट्रॉनों की संख्या हमने ज्ञात कर लिया, न्यूट्रॉनों की संख्या इतना आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे ये क्या था, क्लोरीन उदासीन था, क्लोरीन यहाँ पे क्या है, उदासीन है। अगर क्लोरीन क्या करे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ले, तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आ जाएगा। कोई भी अब ये ग्रहण कर लेगा, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है 17 है, तो इसका मतलब प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 17 हो जाएगी। Z बराबर भी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। अब क्लोरीन ने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है, ठीक है। अगर पहले तो क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी थी, 17 थी। अब 1 इलेक्ट्रॉन और ले लें, मान लीजिए आपके पास 17 रुपये
थे, आपने 1 इलेक्ट्रॉन और 1 रुपये और किसी से ले लिया, तो आपके पास कितने रुपए आ जाएंगे? 18 रुपये हो जाएंगे। तो ऐसे ही क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे? 17 इलेक्ट्रॉन थे। क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया कहीं से, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 18 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 18 इलेक्ट्रॉन। आप देख रहे हैं चेंज किस में आ रहा है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या में, और सब कुछ बिल्कुल वैसा ही रहेगा। सो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे समझ में आज आ गया होगा, प्रोटॉनों की संख्या निकालना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालना एंड न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना। सो आप यहाँ से पढ़ते रहें, एंड आपको कोई भी प्रॉब्लम होता है इससे भी रिलेटेड, अगर ये भी आपको आज नहीं समझ में आया है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। शायद अगली वीडियो में हम आपको बता दें कि ये कैसे क्या होता है। जो भी टॉपिक ना समझ में आए आप तुरंत यहाँ पे बता दें। सो ओके, थैंक यू।